नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री का केदारनाथ का दौरा होने वाला है और इस दौरे को बीजेपी ऐतिहासिक बनाने में जुटी हुई है। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। तीनों लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं जब सीएम पहुंचे थे केदारनाथ, किस तरह से उन्होंने दर्शन पूजन किए। उसके बाद एक फोटो वहां पर खिंचवाया गया और उसके बाद जो वहां पर प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जो काम होने हैं उसका निरीक्षण किया, जायजा लिया, अधिकारियों से बातचीत की। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ में पहुंचे थे सीएम धामी, वहां पर पूजन दर्शन किए, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पुनः निर्माण कार्य किस तरह से वहां पर चल रहा है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री भी इस पर नजर बनाए हुए हैं और अब तो 5 तारीख को प्रधानमंत्री पहुंच भी रहे हैं। ऐसे में किस तरह से कार्य प्रगति पर है, किस तरह से कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है, इसका उन्होंने जायजा लिया मुख्यमंत्री ने। साथ ही साथ शंकराचार्य की समाधि स्थल पर भी वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि यहां से एक मूर्ति का अनावरण भी प्रधानमंत्री को करना है। और प्रधानमंत्री मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ आने वाले हैं। उससे पहले सीएम धामी केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 नवंबर को दौरा, दीपावली का दिन, और उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम में निरीक्षण के लिए पहुंचे, तीर्थपुरोहित से बातचीत की। लेकिन पहले जानेंगे कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर फाइनल तैयारियों का फाइनल देखने आए थे सर। जी, सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं लगभग, और जो रह गई हैं आज कल में सब पूरी हो जाएंगी। यहाँ पर लगभग 400 करोड़ की योजनाएं हैं और 250 करोड़ की योजनाओं का इस दिन लोकार्पण होना है, जिसमें हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन भी है। जब शंकराचार्य जी की समाधि जो बनी है, उनकी प्रतिमा बनी है, उसका अनावरण प्रधानमंत्री जी करेंगे। सरस्वती घाट बने हैं, उनका करेंगे। आस्था पथ बना है और साथ में तीर्थ पुरोहितों के जो आवास बने हैं, उन सभी का लोकार्पण करने वाले हैं। और साथ में जो आगे काम होने वाले हैं, यहाँ पर जो सुरक्षा दीवार से लेकर तमाम अन्य कार्य यहाँ पर चल रहे हैं, उन सभी कामों का शिलान्यास उस दिन होने वाला है। कुल मिलाकर ये दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। जिस दिन प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया था, उसी प्रकार से आधुनिक भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी उसको कर रहे हैं और ये सोच आज से सैकड़ों वर्षों में किसी के पास नहीं आई जो उनके पास आई। कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उन्होंने यहाँ पर पुनर्निर्माण तत्कालीन सरकार को अपना सहयोग देने की बात कही थी, पुनर्निर्माण करने की बात कही थी। लेकिन जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक नया विजन यहाँ के लिए तैयार किया। चूँकि वो बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं और उत्तराखंड के साथ उनका एक, मैं कहूँ कि दिली लगाव है, एक आध्यात्मिक रिश्ता है, यहाँ के हर व्यक्ति से जुड़ाव है, यहाँ की पूरी ज़मीन से उनका जिस प्रकार का जुड़ाव है, उसी के कारण से उत्तराखंड के अंदर आज चाहे हम 4 धाम यात्रा की सड़कों की बात करें, रेल लाइन की बात करें, हवाई कनेक्टिविटी की बात करें, केदार बाबा के पुनर्निर्माण की बात करें, या हम बद्रीनाथ धाम की बात करें, वहाँ भी मास्टर प्लान हमारा बनकर तैयार हो गया है। वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, उनके मार्गनिर्देशन में उसका भी काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। 250 करोड़ रुपये की धनराशि वहाँ भी स्वीकृत हो गई है। और हमारा जो यमुनोत्री और गंगोत्री धाम है, वहाँ के लिए भी हमको धनराशि स्वीकृत हुई है। तो पूरे उत्तराखंड के अंदर जो काम आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, ये भूतो न भविष्यति। एक खास बात ये रही कि वो तभी आए जब यहाँ बीजेपी की सरकार बनी, और उसके बाद मोदी है तो मुमकिन है कि एक नारा भी दिया गया केंद्र सरकार। तो जो केदारनाथ की आज की स्थितियाँ हैं, जिस तरह केदारनाथ में आज सुधार देखने को मिल रहा है, ये मोदी है तो मुमकिन है, उसी का असर है। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर बाबा केदार के तो अनन्य भक्त हैं, तो यहाँ के लिए तो उनका विशेष एक, मैं कहूँ कि विशेष ध्यान है, विशेष प्रकार की उनकी योजना है। लेकिन पूरे देश के अंदर और हमारे प्रदेश के अंदर हर जगह पर जो काम उनके नेतृत्व में हुए हैं, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, और ऐसे लोग जिनको कोई देख नहीं पा रहा था, मोदी जी की योजनाओं ने उन लोगों को सीधे सीधे वो योजनाएं देकर उनको सबको जो है आगे बढ़ाने का काम किया है, उनको भी मुख्य धारा में लाने का काम किया है। आपदा के बाद भी यहाँ आए थे?
हाँ, निश्चित रूप से आपदा के बाद। तब की स्थितियां कैसी थी और आज की जो स्थितियां अगर हम केदारनाथ धाम की तरफ दिखाएं, आप अगर आगे आएंगे तो आज वो स्थितियां उस दिन जब आपने देखा होगा और आज अब आप मुख्यमंत्री हैं और आपके कार्यकाल में पहला दौरा है प्रधानमंत्री का, इस तस्वीर को देख के आप संतुष्ट हैं कि बहुत कुछ हुआ है? देखिए, निश्चित रूप से ये अभी आपको एक इसका मैं कहूँ कि ये पिक्चर अभी पूरी नहीं है। ये प्रथम चरण है। प्रथम चरण अभी पूरा हुआ है, अभी द्वितीय चरण पूरा होगा, उसके बाद तृतीय चरण आएगा, तीसरा चरण आएगा, तो एक केदारपुरी पूरी भव्य रूप में दिखाई देगी। और जो एक भव्य स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है वो साकार हो रहा है। खासतौर जिस दिन अभी प्रधानमंत्री आने वाला है, यहाँ पर क्या क्या उनका प्रोग्राम, मतलब अगर जो बताया जा सके वो क्या कार्यक्रम है? देखिए, कार्यक्रम में सबसे पहले आने के बाद वो भगवान का दर्शन करेंगे, केदारनाथ भगवान की आरती करेंगे, दर्शन करेंगे। उसके बाद वो पूरे इस क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, जो भी काम चल रहे हैं उन कामों को वो स्वयं देखेंगे। और उसके बाद जो आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि है उसका, और उसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर काम पूरे हो गए हैं और जो काम अभी होने हैं सेकंड चरण के और प्रथम चरण के पूरे हो चुके हैं, द्वितीय चरण के जो होने हैं उन सभी का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और उसके बाद यहीं से पूरे देश की जनता को संबोधित करेंगे। उस दिन हमारे जितने देश के बड़े शिवालय हैं, देश के जो शंकराचार्य जी के चारों मठ हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, शंकराचार्य जी की जो जन्मस्थली है, वो सारे के सारे लाइव रूप से यहाँ से जुड़े होंगे और उत्तराखंड की जनता को, देश की जनता को उस दिन वो अपना संदेश देंगे। बीजेपी की जो 57 विधायकों की सरकार मिली वो मोदी जी के नेतृत्व में मिली और अब फिर इलेक्शन सर पे हैं। आपको लगता है कि बाबा केदार से प्रधानमंत्री भी आशीर्वाद लेंगे और बीजेपी के लिए भी एक अच्छा वेलकम रहेगा 2022 का? देखिए, प्रधानमंत्री जी का आना अपने आप में हम सब लोगों के लिए एक ऊर्जा और मैं कहूँ एक हमारी आशा और केंद्र के बिंदु हैं। और निश्चित रूप से हम उनको जिस प्रकार से भगवान राम सारी चीज़ें समझ जाते थे, उसी प्रकार से मोदी जी हर देशवासी की भावनाओं को समझते हैं, उत्तराखंड वासी की भावनाओं को समझते हैं। हम सोचते हैं कि हम उनसे कुछ कहें, लेकिन उनसे पहले ही उनके मन में स्वयं वो बात आ जाती है, वो स्वयं उसको कर दिखाते हैं। हमको कहने की भी कई बार आवश्यकता नहीं पड़ती। केदारनाथ आने में बड़े प्रयास करने पड़े, शुरू में 3 बार तो मौसम खराब हो गया, अब आप लगातार आ रहे हैं और तीसरा दौरा होगा आपका लगातार। देखिए, यहाँ पर बाबा केदार की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है और बाबा केदार की इच्छा होगी कि मैं बार बार आऊँ तो बार बार आ रहा हूँ। सर, अब जो एक सवाल जो सबसे बड़ा मुद्दा है देवस्थानम बोर्ड का, जो आपके कंधों पे सबसे बड़ा दारोमदार है कि पुष्कर धामी को तय करना है, बोर्ड रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं, हमने कहा है कि हम सबकी भावनाओं का सम्मान करेंगे और सभी लोगों से बात करेंगे। उसके लिए हमारी कमेटी भी बनी है, हम अपने मंत्रिमंडल में भी उसका डिस्कशन करने वाले हैं और जल्दी ही जो भी सबके अनुरूप, सबकी भावनाओं के अनुरूप हम उसका रास्ता निकालेंगे। आज आप यहाँ तीर्थ पुरोहितों से क्या बात आपने की, क्या समझाया सर? क्योंकि नहीं, हमारे तीर्थ पुरोहित बड़े हमारे आदरणीय हैं, वो अपना सारा ध्यान, अपना पूरे जीवन का अपना समय यहाँ पर देते हैं, लगातार सेवा के कार्य में लगे रहते हैं। उन्होंने जो अपनी चीज़ें बताई हैं, उनको कुछ चीज़ों पर, जिन चीज़ों को लेकर आपत्ति है, हमने कहा है हम आपकी बात सुनेंगे और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आपकी बात सुनेंगे, उनकी बात सुनकर हम उसका हल निकालेंगे। अच्छा, एक सवाल जो इम्पोर्टेंट है कि केदारनाथ धाम के पुरोहितों से आपने बात की, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, 52 मंदिर है, सभी का ये भी क्वेश्चन आया उन तीर्थ पुरोहितों की तरफ कि हम सभी से बात करेंगे क्या सीएम? नहीं, सभी से बात करने के लिए कमेटी बनाई हुई है और जिसको मेरे से बात करनी होगी तो मैं निश्चित रूप से सबसे बात करूंगा। लिख के भी दे, अपने राय लिख के भी दे। और साथ में हमने कहा है कि जो हमारे चारों धामों से 2-2 लोगों को उसमें प्रतिनिधि भी बनाया है, जो है उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। जो लोग अपनी राय सीधे सीधे नहीं दे सकते, वो लोग लिखकर भी अपनी राय देंगे। हम उसमें भी पूरा उस पर भी जो है पूरा हमारा कार्य रूप, जो कार्य योजना हमारी बनेगी, जो उनके अनुसार जो भी चीज़ें दी जाएंगी उस पर कार्य किया जाएगा। आखिरी की तरफ बढ़ रहा हूँ, मन्नतें वैसे बताई नहीं जाती, आपने क्या मन्नत मांगी खुद के लिए? देखिए, हम चूँकि कुछ लोग यहाँ आते हैं वो अपने लिए किसी पद के लिए और अपनी मैं कहूँ कि अपने वैभव के लिए, अपने पद के लिए या अपने यश के लिए मांगने आते हैं। मैं पूरे प्रदेश की शांति के लिए, पूरे प्रदेश के लिए आगे बढ़े, हमारा प्रदेश आगे जाए, आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य हमारा हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने, मैंने बाबा केदार से प्रार्थना की है। एक आखिरी है कि बाबा केदार के दरबार से पूरे देश को, उत्तराखंड को दीपावली की शुभकामनाएं। हाँ, निश्चित रूप से दीपों का त्यौहार है और भगवान राम जब अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद अपने धाम में आते हैं, वापस आते हैं, उसके ही उपलक्ष्य में हम देशवासी मनाते हैं। मैं इस त्यौहार पर सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से, बाबा केदार के इस स्थान से सभी को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भगवान सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं सर। थैंक यू। तो ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 पर। और केदारनाथ धाम में क्या कुछ होना है, क्या प्लान है, प्रधानमंत्री किस तरीके से आएंगे, दीपावली की क्या तैयारी यहाँ पर है, तीर्थ पुरोहितों से क्या बातचीत हुई, मुख्यमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ बैठक के बाद न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये सब कुछ हमारे सामने रखा।
कैमरामैन भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 केदारनाथ। और उत्तराखंड की खबरों के बीच एक खबर आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 40 जिलों के डीएम से बातचीत की है और वैक्सीनेशन पर एक्शन में प्रधानमंत्री अभी ढिलाई ना बरते ऐसा कह रहे हैं। सुनते हैं उनको। कि स्थानीय नेतृत्व समाज के दूसरे सम्मानित साथियों का साथ और सहयोग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमने कुछ दिन भी तय करनी, जैसे बिरसा मुंडा जी का जयंती आएगी। बिरसा मुंडा जी की जयंती के पहले हम एक पूरा आदिवासी क्षेत्र में माहौल बना दें। अब एक प्रकार से बिरसा मुंडा जी को हमारी श्रद्धांजलि के रूप में इस बार हम वैक्सीन लगाएंगे। ऐसी कुछ इमोशनल चीजें हम जोड़ें और मैं चाहूंगा इसलिए आदिवासी समुदाय के संपूर्ण टीकाकरण में भी ऐसे कुछ अप्रोच हमें बहुत काम आएंगे। टीकाकरण से जुड़े कम्युनिकेशन को जितना हम सरल रूप में करेंगे, स्थानीय भाषा बोलियों में करेंगे। मैंने देखा है कुछ लोगों ने तो गीत बनाए हैं, ग्रामीण भाषा में गीत बना दे, गीत गाते 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 वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। इतने बेहतर परिणाम आएंगे। साथियों, हर घर दस्तक देते समय पहली डोज के साथ साथ आप सभी को दूसरी डोज पर भी उतना ही ध्यान देना होगा, क्योंकि जब भी संक्रमण के केस कम होने लगते हैं तो कई बार अर्जेंसी वाली भावना कम हो जाती है। लोगों को लगने लगता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, लगा लेंगे भाई। मुझे याद है मैं जब 1 बिलियन हम पार कर गए तो मैं अस्पताल गया था, तो वहां मुझे एक सज्जन मिले। मैंने उनसे बात की, मैंने इतने दिन क्यों नहीं लगाया? तो कहने लगे नहीं साहब, मैं तो पहलवान हूं और मेरा मन करता था, क्या जरूरत है, लेकिन अब जब 1 बिलियन हो गए तो मुझे लगता है मैं अछूत माना जाऊंगा। लोग मुझे पूछेंगे और मेरी मुंडी नीची हो जाएगी, तो मेरा मन कर गया कि चलो मैं भी अब करवा लेता हूं। इसलिए वो आ गए। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमें किसी भी हालत में लोगों की सोच को धीमा नहीं होने देना है। इस सोच की वजह से दुनिया के अनेक देशों में आप देखिए, अच्छे अच्छे समृद्ध देशों में भी फिर से कोरोना की खबरें चिंता पैदा कर रही है। हमारे जैसे देश को तो ये जरा भी हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते, हम सह नहीं कर सकेंगे। इसलिए टीके की दोनों डोज तय समय पर लगना बहुत जरूरी है। आपके क्षेत्र के जिन लोगों को अभी तक तय समय पर यानी पूरा होने के बावजूद दूसरी डोज नहीं लगी है, उनसे भी हमें प्राथमिकता के आधार पर संपर्क करना होगा, उन्हें दूसरी डोज लगवानी ही होगी। साथियों, सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत हम एक दिन में करीब 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज लगाकर दिखा चुके, हमारी ताकत का हमने एहसास कर लिया है। ये दिखाता है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारा सामर्थ्य क्या है। टीके को घर घर पहुंचाने के लिए जो भी जरूरी सप्लाई चेन नेटवर्क है वो तैयार है। इस महीने कितनी वैक्सीन उपलब्ध होगी, इसकी विस्तृत जानकारी भी हर राज्य को एडवांस में दे दी जा चुकी है। तो प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे, उनका यही कहना था कि अभी ढिलाई बिल्कुल नहीं कोरोना से बरतनी है और साथ ही साथ टीके पर भी उन्होंने जोर दिया कि आप टीका जरूर लगाएं, पहला लगाया है तो दूसरा भी लगाएं और समय पर लगाएं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। 26 नवंबर 1996 को अमूल के चीज प्लांट का उद्घाटन किया योजना आयोग के तत्कालीन डिप्टी चेयरमैन प्रोफेसर मधु दंडवते ने। चीज उत्पादन के मामले में यह अमूल का पहला बड़ा कदम था। गौर करें तो पता चलता है कि अमूल सहकारी दूध आंदोलन की तरक्की की कहानी हर किसी के लिए कामयाबी की प्रेरणा बन सकती है।
2 गांवों से सफर शुरू करने के बाद धीरे धीरे निश्चित गति से अमूल ने पूरे भारत को अपना घर बना लिया। सदस्यता